जो संगीत हम सुनते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं या जो कंटेंट हम हर दिन शेयर करते हैं, इन सब के पीछे एक कानूनी ढांचा काम करता है और वो है भारत का कॉपीराइट एक्ट 1957। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। अच्छा, तो इस कानून को पूरी तरह से समझने के लिए हम इन 5 जरूरी हिस्सों पर एक-एक करके नजर डालेंगे। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि यह कानून यूं ही नहीं बन गया। ये भारत के अपने खास इतिहास की देन है और इसे एक बहुत ही अहम मसले को सुलझाने के लिए डिजाइन किया गया था। देखिए, इस कानून के दिल में ना एक बहुत बड़ी कशमकश है, एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश। एक तरफ हैं क्रिएटर्स जिनकी मेहनत को बचाना है और दूसरी तरफ है आम जनता जिसके लिए ज्ञान और कल्चर तक पहुंचना भी उतना ही जरूरी है। ये एक्ट इसी तराजू के 2 पल्लों को साधने की कोशिश करता है। यहां पर सोच का एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। अंग्रेजों के जमाने का कानून ब्रिटिश कल्चर को बढ़ावा देने का एक जरिया था, लेकिन 1957 में आजाद भारत ने जो कानून बनाया उसका मकसद था देश की अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना और लोगों की शिक्षा को बढ़ावा देना। मतलब ये कानून गुलामी के एक टूल से बदलकर राष्ट्र निर्माण का एक साधन बन गया। तो चलिए अब उस तराजू के पहले पलड़े को देखते हैं कि ये कानून क्रिएटर्स के लिए एक ढाल की तरह कैसे काम करता है। सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि क्या कंप्यूटर कोड एक कविता है, लेकिन इसका कानूनी जवाब बहुत दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि 20वीं सदी में बना ये कानून 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी पर कैसे लागू होता है। तो कानून की नज़र में हाँ, कंप्यूटर प्रोग्राम, सोर्स कोड, यहाँ तक कि डेटाबेस भी साहित्यिक कार्य यानी लिटरेरी वर्क्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कानून नई चीज़ों को पुरानी कैटेगरीज में फिट करने की कोशिश करता है, जिससे कभी-कभी तर्क थोड़ा अजीब जरूर लगता है। और यहाँ ओरिजिनल होने का मतलब ही बदल गया। पहले क्या था, अगर किसी ने खूब मेहनत की है, पसीना बहाया है, तो उसका काम ओरिजिनल मान लिया जाता था, भले ही उसमें कोई नई सोच न हो। लेकिन ईस्टर्न बुक कंपनी केस के बाद कोर्ट ने कहा नहीं, सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, अब काम में कम से कम थोड़ी सी ही सही पर एक क्रिएटिविटी की चिंगारी दिखनी चाहिए। ये एक्ट क्रिएटर्स को असल में अधिकारों का एक गुच्छा देता है जिसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। दोनों के मकसद बिल्कुल अलग हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मतलब एक लेखक का अपने काम से जो पर्सनल कनेक्शन है, जो उसका मान सम्मान उससे जुड़ा है, उससे कोई खरीद या बेच नहीं सकता, भले ही उसने अपने काम के आर्थिक अधिकार किसी और को बेच दिए हों। इस ऐतिहासिक केस में ये अधिकार असल में काम करते हुए दिखे। एक मूर्तिकार ने सरकार पर ही केस कर दिया क्योंकि सरकार ने उनके बनाए म्यूरल को हटाकर नुकसान पहुंचाया था। भले ही उस म्यूरल की मालिक सरकार थी, लेकिन कलाकार के नैतिक अधिकार तब भी जिंदा थे और वो केस जीत गए। चलिए अब तराजू के दूसरे पलड़े की बात करते हैं। वो कौन से नियम हैं जो आम जनता को क्रिएटिव कामों को इस्तेमाल करने और उन तक पहुंचने का अधिकार देते हैं। जनता के लिए जो सबसे बड़ा जरिया है उसे कहते हैं फेयर डीलिंग। लेकिन ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड सिस्टम है। इसमें कुछ खास कामों की एक पक्की लिस्ट है, जैसे कि निजी रिसर्च, आलोचना या फिर न्यूज़ रिपोर्टिंग। सिर्फ इन्हीं कामों के लिए आप बिना इजाज़त के कॉपीराइटेड मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ अंतर एकदम साफ है ना? भारत का सिस्टम एक गेट की तरह है। अगर आपका मकसद उस लिस्ट में है तो आप अंदर जा सकते हैं, इससे क्लैरिटी रहती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का फेयर यूज सिस्टम एक खुली बहस जैसा है। वहां कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, बल्कि 4 पैमानों पर तौला जाता है कि इस्तेमाल फेयर है या नहीं, तो वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो क्या होता है जब कोई इन अधिकारों को तोड़ता है? एक्ट में इसके लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम है जिसे इंटरनेट के आने के बाद काफी बदलना पड़ा है। कानून तोड़ने वालों से निपटने के लिए 3 तरह के रास्ते हैं: सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव। मतलब अधिकार रखने वाला मालिक मुआवजे के लिए केस कर सकता है, उल्लंघन करने वाले को जेल भिजवा सकता है और कस्टम अधिकारियों की मदद से देश में नकली सामान आने से भी रोक सकता है। लेकिन फिर आया इंटरनेट का जमाना और एक क्लिक में हजारों कॉपियां बनने लगीं। पुराने जमाने के इस कानून पर जबरदस्त दबाव पड़ा, जिसके चलते 2012 में इसमें एक बड़ा बदलाव करना पड़ा। इसी बदलाव का एक नतीजा है नोटिस एंड टेक डाउन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कॉपीराइट का मालिक किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया साइट को बताता है कि उसका कंटेंट चोरी हो रहा है और फिर उस प्लेटफॉर्म को वो कंटेंट जल्दी से हटाना पड़ता है। ऐसा करके वो प्लेटफॉर्म खुद कानूनी जिम्मेदारी से बच जाता है।
और जो पायरेसी करने वाले बार बार वेबसाइट का पता बदल लेते हैं, उनसे निपटने के लिए भारतीय अदालतों ने एक नया तरीका निकाला, डायनामिक इंजंक्शन। ये एक ऐसा लचीला कोर्ट ऑर्डर है जिसे नई नई वेबसाइट्स पर भी लागू किया जा सकता है। और अब बात करते हैं भविष्य की। एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो कॉपीराइट कानून की पूरी नींव को ही हिला रही है। बात हो रही है जेनरेटिव एआई की। देखिए, अब तक कॉपीराइट इस आइडिया पर टिका था कि हर काम के पीछे एक इंसानी लेखक होता है, लेकिन एआई इस पूरी सोच पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। अगर कोई तस्वीर या कोई लेख एआई ने बनाया है, तो क्या उस पर कॉपीराइट मिल सकता है? और अगर हाँ, तो उसका मालिक कौन होगा? वो इंसान जिसने कमांड दिया, वो कंपनी जिसने एआई बनाया, या फिर खुद एआई? हमारे मौजूदा कानून के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा कानूनी खालीपन है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक छोटा मोटा कानूनी अपडेट नहीं होने वाला है। ये तो पूरे सिस्टम की नींव हिला देने वाली बात है। हमें लेखक कौन है और ओरिजिनलिटी क्या है, इन सवालों पर एकदम नए सिरे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में क्रिएटिविटी सिर्फ इंसानों की बपौती नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा 1957 का कानून इस नई दुनिया की हकीकत का सामना करने के लिए तैयार है?